बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के प्रोग्राम जो हम सी के अंदर बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा या किस तरह से हम वो प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्रामिंग सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उस हवाले से तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि द फॉर्मेट और वे अकॉर्डिंग टू विच प्रोग्राम इज़ रिटन इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, कि जिसको फॉलो करते हुए आपका प्रोग्राम लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। द प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होगा। सी इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। तो सी एक बेहतरीन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है आपका प्रोग्राम लिखने के लिए, मतलब उसका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। अमूमन यहाँ पर एक हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो भी हम सी प्रोग्राम देखते हैं तो स्टार्ट में आपको ये इंक्लूड stdio जैसे लिखा हुआ है, इस तरह का कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, जिनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारे प्रोग्राम का वो है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ दूसरा जो हमारे पास पोर्शन है हमारे प्रोग्राम का वो है जी मेन फंक्शन, और इसी तरह से तीसरा है सी स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम की बॉडी में आती है। ये जिसको आपकी बुक में हो सकता है बॉडी ऑफ प्रोग्राम के नाम से क्या किया हो, मेंशन किया हुआ हो। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और सी स्टेटमेंट। इनकी वर्किंग क्या है या कैसे काम करते हैं उसके ऊपर हम देखते हैं। द हेडर फाइल्स, अच्छा ये जो हमारे पास ये आपको इंक्लूड stdio नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये जो stdio डॉट एच है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक हेडर फाइल्स है। तो मतलब हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर हेडर फाइल्स भी आती हैं। The header files stdio.h is used to the beginning of program। ये प्रोग्राम के स्टार्ट में क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। एंड दिस फाइल कंटेन्स द डिक्लेरेशन और इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, कि जो आप सी स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट इनपुट आउटपुट के फंक्शन यूज़ करेंगे वो तमाम के तमाम कहाँ पर मौजूद होंगे, आपकी इस stdio के अंदर। लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक आउटपुट का फंक्शन है प्रिंट एफ। जब आप प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं और ऊपर हेडर फाइल आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में stdio.h दी है, तब तो आपका कंपाइलर इसके ऊपर वर्क करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि ये नहीं देते stdio.h और फिर प्रिंट एफ लिखते हैं तो फिर क्या होगा, वो इसको नहीं यूज़ करेगा। द लाइन्स बिगनिंग विद हैश साइन इंडिकेट दैट दिस इज़ एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर, कि ये जो हैश के साथ इंक्लूड शुरू होता है इसका मतलब ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन है और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं। उसके बाद है जी द मेन फंक्शन कम्स आफ्टर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मेन फंक्शन कब आता है जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद लिखा जाता है। इट इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल सी प्रोग्राम, इट इज़ द पॉइंट एट विच एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ स्टार्टेड। जो आपका प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट है वो मेन फंक्शन के बाद यूज़ होती हैं। और लास्ट पे जो स्टेटमेंट आ रही हैं हमारे पास, तीसरा जो हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का वो क्या है जी, सी स्टेटमेंट्स। वो कोई भी आपकी कोडिंग हो सकती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है कि डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती क्या है, इंक्लूड डायरेक्टिव क्या है, डिफाइंड डायरेक्टिव क्या है और हेडर फाइल्स क्या हैं। इनको अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की।
The commands that give instruction to the C compiler are called preprocessor directives. तो मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंस्ट्रक्शन देती हैं किसको, कंपाइलर को. दे आर गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द सोर्स कोड. सोर्स कोड के शुरू में ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं. द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव्स. इनको आल्सो, इसका दूसरा नाम कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी है. हमेशा याद रखिएगा ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं ये साइन अपना शुरू की जाती हैं हैश साइन से, जिसको नंबर साइन भी कहते हैं. दो किस्म की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं, एक को इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं और दूसरे को डिफाइन. ये जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये वो है जो बिल्ट इन है, ऑलरेडी बनी है, आपने जस्ट इनको यूज़ करना है, इंक्लूड कराना है. और डिफाइन वो है जो आप खुद डिफाइन करेंगे. द प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बिफोर कंपाइलिंग द सोर्स कोड. द पार्ट ऑफ सी कंपाइलर दैट टेक्स एक्शन ऑन द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर. जो आपके कंपाइलर का पार्ट जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को एग्जीक्यूट करवाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर का कहते हैं. सबसे पहले इंक्लूड प्री प्रोसेसर. इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इज़ यूज टू इंक्लूड स्पेसिफाइड हेडर फाइल. हेडर फाइल क्या है, इनकी मज़ीद भी डिटेल पढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं. इट मीन्स दैट दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टेल द प्री प्रोसेसर टू इंसर्ट द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन. मिसाल के तौर पर हमने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h. और जब हम प्रोग्राम शुरू करेंगे मेन के अंदर, ये हमारी प्रोग्राम की बॉडी है. अब मैंने यहाँ पे लिखा printf, ये एक सी की स्टेटमेंट है. लेट्स सपोज मैंने लिख दिया अली. अब होगा क्या कि जब आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो हमारे पास printf लिखा हुआ है ये शो करा देगा अली. ये क्या हमारे पास आउटपुट शो कराएगा, अली. अब अगर आप ये जो आपका ऊपर वाला इंक्लूड stdio, ये जो आपने हेडर फाइल इंक्लूड की है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए, अगर आप इस हेडर फाइल को इसमें इंक्लूड नहीं करते, लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे इसकी बजाय लिख देता हूँ जी हमारे पास सॉरी चलें दोबारा लिख लेते हैं इसको, हैश इंक्लूड. अब हम यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं हेडर फाइल conio.h, जिसको हम कंसोल इनपुट आउटपुट भी कहते हैं. मेन फंक्शन आएगा हमारा और उसके बाद ये हमारी बॉडी ऑफ प्रोग्राम है. अब मैं लिखता हूँ printf और अली. अब जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आपका कंपाइलर यहाँ पर एरर दे देगा. वो कहेगा अनडिफाइंड प्रोटोटाइप printf. ये जो printf आपने स्टेटमेंट यूज़ की है अपने प्रोग्राम के अंदर, ये क्या है जी, अनडिफाइन है. कंपाइलर इसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा, ये कंपाइलर इसको नहीं समझता. क्यों नहीं समझता, क्योंकि पहले तो हमने क्या किया था, यहाँ पे इंक्लूड में stdio.h लिखा था. ये जो printf का फंक्शन है ये stdio.h के अंदर मौजूद था. अब तो जबकि हमने जो इंक्लूड कराई है वो क्या कराई है, conio.dat कंसोल इनपुट आउटपुट कराई है. अब जब ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं हुई तो इसीलिए printf को रिकॉग्नाइज कंपाइलर नहीं कर रहा. इट मीन्स दैट द प्रोसेसर डायरेक्टिव्स टेल द प्री प्रोसेसर to insert the definition of standard function used in the program into C program by standard library. इसका सिंटैक्स क्या है जी, हैश इंक्लूड और उसके बाद जिसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर नेम ऑफ हेडर फाइल आएगा, जैसा कि ये हेडर फाइल दिया हुआ है stdio.h.
फिर है जी हमारे पास डिफाइन प्री प्रोसेसर। डिफाइन प्री प्रोसेसर ऐसी डायरेक्टरी है जो कि हम खुद डिफाइन करेंगे फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू। द डिफाइन प्री प्रोसेसर directives is another important preprocessor directive. It is used to define constant known as constant macro. ये कांस्टेंट को डिफ़ाइन करता है, और जब हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं अपने मेन फंक्शन से पहले विद हैश साइन एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, देन क्या होता है कि प्रोग्राम में आप जहाँ पर भी यूज़ करेंगे अपनी उस वैल्यू को, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो उसको रिकग्नाइज करेगा। जैसा कि इसका सिंटैक्स क्या है, हैश डिफाइन आइडेंटिफायर एक्सप्रेशन हैश डिफाइन पाई 3.141593। अब होगा क्या, आपने एक प्रोग्राम लिखा मेन, और उस मेन में आपने किसी भी जगह पर आपने लेट्स सपोज ए कर दिया, ए असाइंस पाई। अब आपका जो कंपाइलर है वो एरर देगा, वो कहेगा जी ये जो आपने लिखा है ए और असाइंस टू पाई, व्हाट इज़ दिस। इसका मतलब वो इस पी आई को पाई को अपना असाइन नहीं कर रहा, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। ये जो ए है इसको डेफिनेटली बात है पहले हम डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ इंट ए, तो अब वो पाई का जो है वो एरर दे रहा है कि जी पाई को अंडरस्टैंड नहीं करता। अब हम क्या करते हैं, एक डिफाइन प्री प्रोसेसर डाल देते हैं, जो है क्या हमारे पास हैश डिफाइन पाई 3.14। अब क्या होगा, अब जब भी हम इसको यूज़ करेंगे इस पाई को, वो रिकॉग्नाइज इसको कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर हेडर फाइल में क्या किया हुआ है, रिकॉग्नाइज कराया हुआ है। क्लियर? तो ये वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है जो हमने खुद से बनाई। फिर हमारे पास हेडर फाइल्स की हैं। हेडर फाइल्स आर द लाइब्रेरी फाइल्स दैट कंटेन सम इंफॉर्मेशन। द हेडर फाइल्स कंटेन द डिक्लेरेशन और इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। मतलब सी के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में पड़ी होती है, हेडर फाइल में। और तमाम की तमाम जो हेडर फाइल्स हैं उनकी एक्सटेंशन क्या है बेटा जी, डॉट एच। उसकी एक्सटेंशन क्या है जी, डॉट एच। जैसे कॉन आई ओ डॉट एच है और एस टी डी आई ओ डॉट एच है। ये तमाम की तमाम हेडर फाइल्स इंक्लूड प्री प्रोसेसर को यूज़ करते हुए अपने कंपाइलर इनको क्या करता है, प्री प्रोसेस करता है। इन सी लैंग्वेज देयर आर मैनी हेडर फाइल्स। ईच हेडर फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ फंक्शन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो एस टी डी आई ओ जब हमने नहीं लिखा था तो प्रिंट एफ को कंपाइलर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। जब हमने एस टी डी आई ओ डॉट एच लिखा तो वो उसको रिकॉग्नाइज करने लगा। सेम इसी तरह से आप कुछ बिल्ट इन फंक्शन मैथ्स के जैसे हैं, पावर है या इसी तरह से फैक्टोरियल वगैरह है, तो उसके भी बिल्ट इन फंक्शन मौजूद होते हैं। A header file must be included at the beginning of the program if it is function to be used to the program। अगर हमने हेडर फाइल के फंक्शन, लेट्स सपोज दैट हमने अपने फंक्शन में एक यूज़ किया पावर पी ओ डब्ल्यू का एक फंक्शन होता है पावर कैलकुलेट करने के लिए सी के अंदर बिल्ट इन, हमने अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अंदर अगर उसको यूज़ किया है तो वो उस वक़्त तक उसको यूज़ नहीं कर सकेगा, उसको डिफ़ाइन नहीं करेगा जब तक कि हम ऊपर हेडर फाइल में मैथ डॉट एच की हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पी ओ डब्ल्यू का पावर का जो फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है वो फंक्शन किस फाइल में मौजूद है, हेडर फाइल में, जो कि मैथ डॉट एच है। द नेम ऑफ हेडर फाइल इज़ रिटन बिटवीन एंगल ब्रैकेट्स और इन डबल कोटेशन। हम उनको डबल कोटेशन या एंगल ब्रैकेट के अंदर उस हेडर फाइल का नाम लिख सकते हैं। ये यहाँ पे हेडर फाइल्स मेंशन की हुई हैं, एस टी डी आई ओ कॉन आई ओ डॉट एच, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन क्या है जी, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव द मेन फंक्शन। Every C program must have the main function. This function comes after the preprocessor directives. It indicate the beginning of the actual C program। जब मेन फंक्शन आ जाए तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है।
अब ये आपके पास वाइड मेन एक लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। अक्सर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वाइड मेन होता है। तो ये वाइड क्यों लिखा जाता है? वाइड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स दैट फंक्शन विल रिटर्न नो वैल्यू व्हेन प्रोग्राम विल टर्मिनेट। वाइड एक आर्बिट्रेरी टाइप डाटा टाइप है, मतलब इसका मतलब कुछ भी फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा। इसलिए जब आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना कर रहा हो तो अगर आप जस्ट मेन लिख देते हैं तब भी आपका जो फंक्शन है वो सही से एग्जीक्यूट करेगा। वी कैन यूज़ इंट इन प्लेस ऑफ वाइड। अगर हमारा फंक्शन कोई इंटीजर का डाटा कर रहा है तो इस वाइड की जगह पे हम क्या लिखेंगे? इंट लिख देंगे। ये लाजमी पढ़ नोट द यूज़ ऑफ वाइड और इंट बिफोर द मेन फंक्शन एंड वाइड इन ब्रैकेट ऑफ द मेन फंक्शन आर ऑप्शनल। अगर आप रिटर्न वैल्यू करा रहे हैं तब आप उसकी रिटर्न जो भी वैल्यू करा रहे हैं, अगर इंटीजर है तो वाइड की जगह इंटीजर लिखेंगे, फ्लोट है तो फ्लोट लिखेंगे। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे तो फिर आप क्या करेंगे जी? वाइड लिखेंगे। अगर आप कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है और आपने वाइड भी नहीं लिखा तब भी ज़रूरी नहीं है, आपका प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर आप पैरामीटर्स के अंदर वाइड दे देते हैं, इट इंडिकेट द मेन फंक्शन विल टेक नो पैरामीटर। इसका मतलब मेन फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर भी नहीं है। और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, इस मेन फंक्शन के अंदर तमाम की तमाम जो आपकी सी की स्टेटमेंट हैं वो आएंगी। द सी प्रोग्राम स्टेटमेंट। सी प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या हो सकती हैं? ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इसके हवाले से कुछ मेन चीज़ें जो हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है, वो हम कर लेते हैं। अ प्रोग्राम स्टेटमेंट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी स्टेटमेंट ही तो उसकी मेन प्रोग्राम का हिस्सा है। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू डू समथिंग। ये क्या है बेटा? इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए कि वो कुछ करे। मतलब जो प्रोग्राम स्टेटमेंट हैं उनको हम उनकी बात कर रहे हैं। द सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम आर रिटन अंडर द मेन फंक्शन और एनी यूज़र डिफाइंड फंक्शन विद दैट विल स्टार्ट विद करली ब्रैकेट एंड एंड। मतलब आप जितनी भी प्रोग्राम स्टेटमेंट है वो मेन फंक्शन में लिखेंगे या फिर अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें लिखेंगे। टिपिकली इन सी प्रोग्राम द लाइब्रेरी फंक्शन आर कॉल्ड एग्जीक्यूशन इन द मेन बॉडी। आम तौर पर जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन हैं जो कि हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद हैं, जो प्री प्रोसेस डायरेक्टरी उनको प्री प्रोसेस कर लेती है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिए दी प्रिंटर फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले मैसेज आउटपुट इन द प्रोग्राम। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ईच स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम इज़ टर्मिनेटेड विद अ सेमी कॉलन दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटर स्टेटमेंट या स्टेटमेंट टर्मिनेटर। हर स्टेटमेंट जहाँ पे ख़त्म होगी तो हम क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन लगाएंगे। क्लियर? अगर हम सेमी कॉलन नहीं लगाते तो हो सकता है ये एरर आ जाए या उस स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज ना कर सके। ये हमारे पास सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट मौजूद हैं। ये एक हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो क्या है जी? इसमें दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। कौन सी? क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन इंक्लूड किया हुआ है और प्रिंट एफ। तो ये दो स्टेटमेंट हैं। ये 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं। मज़ीद जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 के अंदर, तो फिर हम इन चीज़ों को मज़ीद भी ग्रिप हासिल कर लेंगे। फ़िलहाल आप लोगों को ये पता लग जाना चाहिए कि हम जो भी प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसके अंदर स्टार्ट में हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं, इंक्लूड या डिफ़ाइन। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आता है और तीसरे नंबर पे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स आती हैं। तो ये तीन चीज़ें आती हैं हमारे एक प्रोग्राम के अंदर। होपफुली आप लोगों को बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कंपाइलर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।